So now we will discuss about the topic that is the spermatogenesis. जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो देखिए, अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपके गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस की, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, एज आई टोल्ड यू, दैट इज व्हाट, दैट इज माय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस वर्ड हियर मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन हमारा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स में वो टेस्टिस होता है, जबकि ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स के केस में, ठीक है। तो जो आपके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। टेस्टिस में क्या होता है कि जो ई मैच्योर मेल जर्म सेल हैं, जो ई मैच्योर मेल जर्म सेल है उनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है ई मैच्योर मेल जर्म सेल्स को? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो जो आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस योर स्पर्म्स। तो ये हमारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कौन से प्रोसेस के द्वारा जो है ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा। और ये जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये आपका स्टार्ट होता है पुबर्टी में, एट पुबर्टी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का जो सिंगुलर टर्म है वो है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पर पाए जाते हैं? जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो इनसाइड वाली जो वॉल है ना, इनर जो वॉल है, वहां पे आपके क्या पाए जाते हैं? वहां पे आपके पाए जाते हैं जो स्पर्मेटोगोनिया है वो, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास? ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ, जो इनर वॉल होगी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है। वहां पे हमारे क्या पाए जाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। जो आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही मेल जर्म सेल्स कहा जाता है, ठीक है। मेल जर्म सेल्स कहा जाता है। ये मल्टीप्लाई करते हैं कौन से डिविजन्स के द्वारा? बाय माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा ये मल्टीप्लाई करते हैं और इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है। और इनका जो नंबर है उसमें इंक्रीज होता है, मेल जर्म सेल्स के जो नंबर है उसमें इंक्रीज होता है, राइट। फिर क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो आपके मेल जर्म सेल्स हैं, वो हमारे कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, 2n कंडीशन होती है। तो ये कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं? 46 क्रोमोसोम्स को ये कंटेन करते हैं। उसमें से जो कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया है उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इनमें पीरियोडिकली रिडक्शनल डिवीजन चलता है, जो कि हमारा क्या होता है? मियोसिस होता है, राइट। क्या चलता है इनमें? पीरियोडिकली रिडक्शनल डिवीजन चलता है, जो कि आपका क्या होता है? जो कि आपका मियोसिस होता है, क्लियर। फिर क्या होता है आपका कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मान लीजिए क्या हुआ, उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लिया, उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को यानी कि रिडक्शनल डिवीजन को कंप्लीट कर लिया। तो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या प्रोड्यूस होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो कितने होंगे? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, which have only 23 chromosomes each, which have only 23 chromosomes each, ठीक है। फिर आपके पास डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू बताया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हो आपके पास जो है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम प्लूरल टर्म है स्पर्मेटोगोनिया का, और स्पर्मेटोगोनिया को ही मेल जर्म सेल्स कहा जाता है। सर्टली सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्टली सेल्स का क्या काम है?
ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको? जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको। ठीक है, आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वहां से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। यहाँ पर स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे फर्दर देखिए होता क्या है, हमने देखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा बना था। सेकेंडरी सबसे पहले होगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुए थे? फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स हुए थे और आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और क्या बना था आपका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्या होगा? उसमें चलेंगे सेकंड मियोटिक डिविजन्स। कौन से डिविजन्स? सेकंड मियोटिक डिविजन्स चले अब इसमें। तो क्या बनेंगे आपके पास? आपके पास स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जो कि 4 इक्वल और हैप्लॉइड, है ना। 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो एक टर्म आती है दैट इज माय स्पर्मियोजेनेसिस। एक टर्म क्या आती है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं जब वो हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को मैं क्या बोलती हूँ? स्पर्म बोलती हूँ। तो जब मेरे स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, तो मैं उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोल देती हूँ। एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म के जो हेड है वो इम्बेड रहता है, दैट रिमेन इम्बेडेड इन द सोर्टेली सेल्स। ठीक है, और फाइनली वो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पर्मिएशन। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर क्या होता है? जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच क्या होता है आपका? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो आपका गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसमें क्या होता है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलता है। इसी की वजह से पुबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये क्या है? ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अच्छा, जब इंक्रीज लेवल हो जाता है पुबर्टी के टाइम पे जीएनआरएच का, तो ये जो आपका जीएनआरएच है ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, और दो गोनेडोट्रोफिन्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सी हॉर्मोन्स रिलीज होती हैं? एलएच, दैट इज माय luteinizing hormone. Next is my FSH, that is my follicular stimulating hormone, right? फिर आपके पास आता है कि जो हमारा LH है, जो आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करती है? तो ये एक्ट करती है आपके लिडिक सेल्स के ऊपर। किस पे एक्ट करती है? लिडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करती है। और ये स्टिमुलेट करती है सिंथेसिस और सिक्रेशंस किस चीज की? एंड्रोजन्स की। फिर जो एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स जो हैं वो आगे जाके क्या स्टिमुलेट करते हैं? जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। कौन स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को? जो एंड्रोजन्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एफएसएच कौन से सेल्स के ऊपर एक्ट करती हैं? तो जो एफएसएच है वो एक्ट करता है आपके सर्टली सेल्स के ऊपर। ठीक है, और भी स्टिमुलेट करता है ये भी स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स की सिक्रेशन को जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में। सो FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. फिर आपके पास जो है यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं या आपको कंप्लीट जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर समझाया गया है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इस स्लाइड में मिसिंग है।
ये oogenesis का बताया गया है इसमें, है ना। मैं आपको spermatogenesis का बता देती हूँ अलग से। यही है, इसी तरीके से यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे oogenesis का बताया गया है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ spermatogenesis का अलग से क्या होता है। एट पुबर्टी होगा सबसे पहले ये, है ना, एट पुबर्टी जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, उनमें क्या हुई, माइटोसिस के द्वारा डिफरेंशिएशन, है ना, इंक्रीज इन नंबर, माइटोसिस के द्वारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स होते हैं। तो जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर क्या होते हैं, सेकेंड मियोटिक डिविजन्स। क्या होते हैं, सेकेंड मियोटिक डिविजन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, फिर आपके क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बन गए आपके स्पर्मेटिड्स। आगे फर्दर जो है इसमें डिफरेंशिएशन होगा, आगे फर्दर इसमें डिफरेंशिएशन होगा तो आपके पास यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारा हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट। नाउ यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड। एक इसमें देखिए हेड वाला पार्ट आता है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक हेड वाला पार्ट आता है, एक यहाँ पे नेक वाला पार्ट आता है, और मिडल पीस एंड ए टेल। So it is a microscopic structure that is composed of head, neck, middle piece and your tail। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में अगर मैं और डिटेल्स देखूं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से दैट एनविलप्स द, मतलब वो एक तरीके से पूरा कवरिंग बनाती है यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट एनविलप्स द होल ऑफ द स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनविलप्स द होल ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म हेड है वो कंटेन करता है एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, स्पर्म हेड क्या कंटेन करता है, एक elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by the cap like structure। ठीक है, जिसका जो anterior portion होता है वो कवर्ड होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको मैं क्या बोलूंगी, एक्रोजोम बोलूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक वाला हिस्सा है आपका, टेल वाला हिस्सा है। अच्छा, जो एक्रोजोम है उसके बारे में स्पेशल बात क्या है, एक्रोजोम आपका फील्ड होता है किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, और यही एंजाइम जो है सहायता करते हैं इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम की फर्टिलाइजेशन के लिए। जो मिडल पीस है वो क्या पोजेस करता है, आपको यहाँ पर बताया गया है, डायग्राम में चेक करेंगे। मिडिल पीस क्या पोजेस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी मेन बात क्या है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। ठीक है, ताकि टेल की मूवमेंट हो पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, है ना। और स्पर्म मोटिलिटी जरूरी है, आप जानते हो, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, क्योंकि स्पर्म जो है आपके पहुंचेंगे कहाँ तक, ओवम तक। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम मिलेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, तभी आपके पास जो है, जब दोनों का फ्यूजन होगा तभी आपका जाइगोट बनेगा, राइट। जो ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट करता है लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म एक सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक कोइटस के दौरान।
तो ह्यूमन मेल कितने स्पर्म इजैकुलेट करता है, ये एनसीईआरटी का डाटा है, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या जरूरी है, लगभग जो 60% स्पर्म्स हैं दे मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट जो 60% स्पर्म्स हैं उनकी नॉर्मल शेप और साइज होना जरूरी है। ठीक है, और एटलीस्ट 40% जो स्पर्म्स हैं वो शो करनी चाहिए विग्रस मोटिलिटी, मोटाई वो होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 40%। जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, जो असेसरी डक्ट्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो असेसरी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये आगे क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन इनका होगा। ठीक है, जो सिक्रेशंस होती हैं, जो सिक्रेशंस होती हैं आपकी यहाँ पे, जैसे कि आपके पास एपिडाइमिस से सिक्रेशंस कुछ आई, कुछ वास्ट एफिरेंस से, है ना, सेमाइनल वेजिकल्स से कुछ सिक्रेशंस आती हैं, जैसे प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहां से, है ना। तो ये सिक्रेशन सारी एसेंशियल होती हैं स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए। जो सेमाइनल प्लाज्मा है, ठीक है, अलोंग विद द स्पर्म, ये क्या बनाते हैं, ये आपके सीमन बनाते हैं। तो सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, जो फंक्शंस हैं मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के, ठीक है, वो किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन्स। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, ठीक है, जिनको एंड्रोजन्स कहा जाता है। फिर आता है आपका oogenesis का प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट, उसको क्या कहा जाता है, oogenesis। oogenesis कब इनिशिएट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही इनिशिएट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी पुबर्टी पे ही स्टार्ट होती है। सो होता क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। तो ये जो उगोनिया है ये यहाँ पर बन जाते हैं विद इन ईच फिटल ओवरी, फिटस की हर एक ओवरी में। ठीक है, और क्या होता है कि एक बार बर्थ हो गया, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही, ठीक है, ओवरी के अंदर ये जो उगोनिया है ये बन जाते हैं, जितने भी बनने हो, है ना। उसके बाद क्या होता है, मोर उगोनिया उसके बाद नहीं बनते हैं, है ना, कोई भी उगोनिया आफ्टर बर्थ एड ऑन नहीं होते हैं। सो दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocytes। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फेज यहाँ पे आता है ना, तो प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो सेल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, दे स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और इस स्टेज में ये टेम्परेरली अरेस्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप क्या लगाओगे प्रोफेज वन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोफेज वन वाला। जो हर एक प्राइमरी oocyte होता है वो उसके बाद सराउंड हो जाता है किसके द्वारा, प्राइमरी oocyte किसके द्वारा सराउंड हो जाते हैं, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर आ गई लेयर किस चीज की, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई। ठीक है, तो हम फिर उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, कि क्या बन गए आपके, किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, प्राइमरी फॉलिकल की। जो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द
फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। क्या होता है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स तो डीजनरेट हो जाते हैं, है ना, ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी, ज्यादातर तो डीजनरेट हो गए। तो एट पुबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एट पुबर्टी सिर्फ और सिर्फ कितने रह जाते हैं, 60,000 से लेकर के 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वही बाकी बच जाते हैं हर एक ओवरी में। ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो, देखो प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर अब क्या आ गया, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जब आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि क्या बन गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बन गए, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी बताया गया है। आप देख सकते हो आपको प्राइमरी फॉलिकल बताया गया है ना, सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे होंगे। टर्शरी फॉलिकल क्या कंटेन करेंगे, ये सारा, ये जो बीच में ये कैविटी है दिस इज द एंट्रम। ठीक है, आपके ग्राफिन फॉलिकल्स होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टर्शरी फॉलिकल क्या कंटेन करता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी को कंटेन करता है, और जिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एंट्रम। ठीक है, जो यहाँ पर थिक्का लेयर होगी इसकी सेकेंडरी फॉलिकल के केस में ना, थिक्का लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इंटरनल, एक आपके पास इनर वाली होगी, है ना, उसको बोलेंगे इनर थिका इंटरना, और एक आपकी आउटर वाली होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटर थिका एक्सटर्ना। एक आपकी आउटर वाली होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटर थिका एक्सटर्ना। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए एक पॉइंट क्या बताया कि जो आपका कि प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड ए न्यू थिका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर आपको ये बता रही थी कि जो थिका लेयर है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा इनर और आउटर में, सिंपल सी बात है। सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic divisions तो एक्चुअली हम यहाँ पर oogenesis को देखते हैं तो हमें फिर यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होने वाला है। oogenesis का जो सारा स्टेप है वो हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि oogenesis किस प्रकार से होती है। तो ये आपको देखिए बताया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आपका जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो चलने वाला है। तो ये आप देख सकते हो ऊगोनिया है। ऊगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से डिविजन होंगे, नोट डाउन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये कंप्लीट हो जाएंगे ओवुलेशन से पहले ही, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास यहाँ पर ओवम की फॉर्मेशन हुई। अच्छा, पोलर बॉडीज भी यहाँ पे बनेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकेंडरी oocyte है that retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, मैंने आपको सीधी सीधी बात बोली कि प्राइमरी oocyte से मेरा बन गया सेकेंडरी oocyte। तो जब मेरा प्राइमरी oocyte से हमारे पास क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना, ये चीज आपको क्लियर है ना। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने अंदर रिटेन रखेगा क्या, बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, है ना। जो आपके पास ये ऑब्वियसली जब लास्ट में साइट वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है, सेल है ना। तो सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा। वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर कैसा है, दैट इज द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैसा है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने अंदर रिटेन करके रख लेता है क्या,
bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर ना मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ प्राइमरी oocyte में, क्या बनेगा फिर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। तो ये जो डिवीजन होता है ना, इस डिवीजन से मैंने आपको क्या बताया, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte आपके पास हैप्लॉइड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा है ये, हैप्लॉइड है। और ये जो डिवीजन है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो हुआ था, वो आपके पास एक अनइक्वल डिवीजन है, कैसा है, अनइक्वल डिवीजन है, जिससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ये दो चीजें बनेंगी इस डिवीजन के दौरान। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बता दिया था, देखिए जो टर्शरी फॉलिकल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शरी फॉलिकल ही चेंज होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल एक प्रकार का मैच्योर फॉलिकल होता है, क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी oocyte के बाहर जो है एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोना पेलुसिडा कहाँ पर बनता है, तो जोना पेलुसिडा आपका कहाँ पे बनता है, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक न्यू मेम्ब्रेन तैयार हो रही है, जिसको मैंने जोना पेलुसिडा बोला, जो कि मेरे सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती है। जो ग्राफिन फॉलिकल है, जब आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, तो क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में समझ लीजिए, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल जब मेरा रप्चर हुआ, जब ये मेरा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, तो क्या रिलीज होगा, यहाँ पर क्या रिलीज होगा, ओवम यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, तो यही मेरा क्या कहलाता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको इसको मैंने बोला ओवरी से रिलीज हो रहा है, तो इसी को ही मैंने क्या बोला, इसी को ही मैंने बोला ओव्यूलेशन का प्रोसेस। ठीक है, फिर आपके पास देखिए आगे, ये कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। तो इसको ना एक बार आप खुद से रीड आउट कर लेना, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ऐप पे भी ये अपलोडेड है लेक्चर, ये नोट्स। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से रीड आउट कर लेना, कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। मेन बात है आपको बता देती हूँ, जैसे 3 पोलर बॉडीज बनती हैं इन टोटल, एक ओवम बना oogenesis में और 3 पोलर बॉडी बनी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, तो ये जो है क्या होता है, इसके जो फेजेस हैं, वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसके फेजेस आते हैं ना, उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूं मंकी की, या अगर हम एप्स की बात करते हैं और ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। जो साइकिल होती है इवेंट्स की, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम ह्यूमन फीमेल्स में देखें, तो जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होती है एट अबाउट एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज, तो ये एक एवरेज इंटरवल आ जाता है। अब एक टर्म होती है दैट इज मिनार्की, किसको कहा जाता है, जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होती है, आपको पता है कि वो आपके पास स्टार्ट हो जाती है पुबर्टी की एज में, जिसको मिनार्क कहा जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, सीजेस मतलब स्टॉप, रुकना, कब, लगभग 50 ईयर ऑफ एज में, जिसको हम मेनोपॉज बोल देते हैं। क्या होता है कि एक जो ओवम है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोल देते हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे फेजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो फेज आता है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से लेके 5 दिन तक, मतलब ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल, है ना। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रोलिफरेटिव फेज, है ना। 6 से लेके 13th डे
फिर ओव्यूलेटरी फेज, ये 14th डे पे होता है। ल्यूटियल फेज 15 से लेकर के 28th डे के बीच में मेरा क्या कहलाएगा, ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज कहलाएगा। अब ध्यान से हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, ठीक है। मतलब एक्चुअली अगर मैं मेंस्ट्रुअल फेज की बात करूं तो मैंने आपको बोला कि एक से मतलब 1 to 5th डे तक मैं यहाँ पे बोलूंगी मेंस्ट्रुअल फेज, फिर 6 से 13th डे पे मैं बोलूंगी फॉलिकुलर, है ना। ओव्यूलेटरी फेज 14th डे। अच्छा, आपको पता है कि इस फेज में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है आपके यूट्रस की वो टूट जाती है ना, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और जो ब्लड वेजल्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में, एंड इट्स ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, है ना। तो ये वाला आपके पास क्या हुआ, ब्लीडिंग फेज हुआ, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, ब्लीडिंग फेज हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है आपको पता है कि 3 से लेके 5 दिन तक ये मतलब ब्लीडिंग फेज रहता है ना। फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, जैसे किसी में ब्लीडिंग 2 दिन तक या किसी में 3 दिन तक, कईयों में मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे 5-6 दिन तक भी कुछ फीमेल्स में रहती है, ठीक है। तो एक्चुअली किसकी वजह से होता है ये, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब टूटती है, ठीक है, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होता है अगर जो रिलीज्ड ओवम है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो जाएगी, तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। फिर आपके पास आता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, सो दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, दैट आई टोल्ड यू, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है, कई बार जो है किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा हम नहीं समझेंगे कि उसको प्रेगनेंसी है। समटाइम्स जो है, जैसे कई बार जो है स्ट्रेस की वजह से, या कई बार बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर हेल्थ, है ना, ये कुछ कंडीशंस भी रहती हैं जिसकी वजह से, या कई बार किसी डिजीज की वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है, राइट। फिर आपके पास आता है इसमें फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि आपके पास डे 6 to 13 के बीच में बोलूंगी, और ये रहेगा 7 से 8 दिन, मतलब, है ना, 7 से 8 दिन का। तो इस फेज में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इस फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज, फॉलिकुलर फेज है ना, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो कि ओवरी के अंदर थे वो ग्रो करेंगे और वो लास्ट में जाके क्या बना देते हैं, आपको पता है ना, मैंने बताया प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहे थे मेरे, सेकेंडरी, फिर मेरे बन रहे थे टर्शरी, फिर बन रहे थे हमारे क्या, ग्राफिन फॉलिकल, है ना। तो ग्राफिन फॉलिकल फुली मेच्योर फॉलिकल है। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस है वो अब रीजनरेट करता है, क्योंकि देखो जो लाइनिंग थी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस की वो जो है वो टूट चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी, राइट। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, दूसरे इस फेज में क्या होना चाहिए, वो रीजनरेट होनी चाहिए दोबारा से, है ना। तो जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस है वो मेरा क्या कर जाएगा, अब रीजनरेट कर जाएगा। कब रीजनरेट करेगा, जब सेल नंबर बढ़ेगा, जिसको हम प्रोलिफ्रेशन बोल देते हैं, है ना। तो जो फॉलिकल्स हैं यहाँ से क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम आपकी रीजनरेट करेगी। फिर आता है जो सिक्रेशंस होते हैं आपके गोनेडोट्रोफिन्स के, मतलब एलएच और एफएसएच, वो आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं फॉलिकुलर फेज के दौरान। तो एक तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो हेल्प कर रहा है, एक किस चीज की सिक्रेशंस बढ़ती है, एफएसएच और एलएच की इस फेज के दौरान। फिर आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, ये मैंने आपको बताया कि ये होगा अबाउट 14th डे के ऊपर, ठीक है। इस फेज में आके क्या होगा कि जो एफएसएच है और जो आपका एलएच है वो एक पीक लेवल अटेन कर लेते हैं इन द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज अबाउट 14th डे। अब जो आपके पास जब एलएच सर्ज हो गया, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो ग्राफिन फॉलिकल है अब वो रप्चर कर जाएगा। जब ग्राफिन फॉलिकल मेरा रप्चर किया
तो मेरे किस चीज का रिलीज हुआ वहां पर, जो मेरा ओवम है उसका रिलीज वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देती हूँ, इसी प्रोसेस को मैं ओव्यूलेशन का प्रोसेस बोल देती हूँ। फिर आता है आपका ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। इस फेज के दौरान देखिए क्या होता है कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, मैंने आपको बताया ग्राफियन फॉलिकल बेचारा रप्चर हो चुका था, जब वो रप्चर हुआ तो ओवम रिलीज हुआ। तो अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था वो अब बदल जाएगा इनटू ए लार्ज येलो टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फुली बन जाता है बाय 21st डे, इट इज फुली फॉर्म्ड बाय 21st डे। जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रेट करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो कि जरूरी होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये सिक्रेटरी फेज है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सिक्रेट होगा ही। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसेंशियल होता है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका अटैचमेंट होना है तो कहाँ पर होगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में ही होगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जरूरी है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम और प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, फिर आपके पास आता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आपके पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट कर जाएगा, वो डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो अगर वो डीजनरेट कर जाता है सो दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली मेरा जो एंडोमेट्रियम है, अब आप खुद सोचिए कि कॉर्पस ल्यूटियम ही अगर डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्ट्रॉन भी मेरा रिलीज नहीं होगा। तो जब मेरा प्रोजेस्ट्रॉन ही रिलीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी तो एंडोमेट्रियम क्या क्या हो जाएगा, फिर से डिसइंटीग्रेशन। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से टूट गई, फिर से क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला मैंने, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग ए न्यू साइकिल। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। और अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान देखें तो जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो रुक जाते हैं। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, देयर इज नो ओव्यूलेशन, राइट। अच्छा, अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है किसी फीमेल में तो वो एक इंडिकेटर है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अगर उसके पीरियड्स नॉर्मल हैं, है ना, तो हम क्या मानेंगे कि वो उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर उसके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है तो हम मान सकते हैं कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है, राइट। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार रीड कर लेना, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव है, एक बार इसको रीड कर लेना, ये मैंने नोट्स में दे दिया है आपको। ठीक है, फिर आपके पास आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपका हैप्लॉइड स्पर्म है, हैप्लॉइड है एन से डिनोट करेंगे, हैप्लॉइड ओवम है एन से डिनोट करेंगे। क्या बन जाएगा, ये देखो एक हैप्लॉइड है एन प्लस एन, एक मेरा स्पर्म है एक ओवम है, क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। इसको मैं क्या बोलती हूँ, फर्टिलाइजेशन बोल देती हूँ। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, कॉपुलेशन के दौरान या कोइटस के दौरान क्या होता है कि जो सीमन है वो रिलीज होता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसको मैं इम्प्लांटेशन बोल देती हूँ। ठीक है, जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, और एंटर कर जाते हैं किसमें, यूट्रस में। ठीक है, फाइनली जो है एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे और यहाँ पर आके क्या होगी, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जो ओवम है वो रिलीज किए जाते हैं ओवरी के द्वारा, ये मैंने आपको बताया था
वो भी आपके एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेंगे, ठीक है, और वहां पर ही आके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है ओवम सराउंडेड बाय, ओवम जो है वो सराउंड हो चुका है बाय फ्यू स्पर्म्स, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो बाहर जो ये जो लेयर है, ये क्या है, दिस इज जोना पेलुसिडा, है ना, ओवम के बाहर ये जो लेयर है, दिस इज जोना पेलुसिडा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ तभी होती है जब, fertilization can only occur if the sperm and the ovum, अगर sperm और ovum simultaneously यानी कि एक साथ अगर पहुंचते हैं एम्पुलरी रीजन में, जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ तभी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यही रीजन है कि दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आता है, वो कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर। मैंने अभी आपको बताई ओवम के बाहर एक लेयर जिसको मैं क्या बोलती हूँ, जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म किसके कांटेक्ट में आ गया, ओवम के जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, उससे कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, मतलब वहां पे जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस वो लाएगा, जिसकी वजह से जो एडिशनल स्पर्म है उसकी एंट्री क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्यों, ये इस बात को इंश्योर करता है, ये बात इसको इंश्योर करती है कि दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। जो सिक्रेशंस होती हैं एक्रोसोम की, ये जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वहां से जो सिक्रेशंस होती हैं वो स्पर्म को सहायता करती हैं टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ये मेरा ओवम है, ओवम का क्या होगा, ओवम एक प्रकार का सेल ही है, तो उसका क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो स्पर्म को क्या करना है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंटर करना है, तो उसके लिए जो एक्रोसोम से कुछ सिक्रेशंस आ रही हैं वो उसके लिए सहायता करती हैं, है ना। और ऑब्वियसली अगर आपका जो स्पर्म है वो एंटर करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, तो ऑब्वियसली बाहर से होके ही जाएगा ना, तो कहाँ से होके जाएगा, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ फोकस करना जरा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन का मैं आपको बताती हूँ, है ना, ये वाले पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर जरा फोकस करना एक बार। सेक्स डिटर्मिनेशन में जैसे आपको पता है कि जो आपके मेल्स होते हैं, मेल्स में एक्स वाई होता है ना, ये क्रोमोसोम पैटर्न होता है, फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, एक इंपॉर्टेंट बात है साइंटिफिकली कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है दैट इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। क्यों, क्योंकि जो आपका फादर है, फादर के पास तो एक्स एक्स भी और वाई भी है, लेकिन फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है ना सिर्फ। अब एक्स के साथ एक्स ही आएगा या फिर एक्स के साथ वाई आएगा, ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्स के साथ एक्स आ गया तो फीमेल चाइल्ड हो गया, अगर एक्स के साथ वाई आ गया तो मेरा मेल चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मेल के पास है क्योंकि वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेक्स ऑफ द बेबी फादर डिटरमाइन करता है ना कि मदर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आप आगे आ जाइए, ये आपको बताया गया है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वहां पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है ना, उसकी वहां पे इम्प्लांटेशन देखने को मिलती है। फिर आपका आता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। जो माइटोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो जब फर्टिलाइजेशन हुई तो आपका जाइगोट बन गया, ठीक है। तो जो माइटोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाते हैं एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। अच्छा ये इस्थमस किसका पार्ट है, ये है आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, ठीक है।
ओविडक्ट को ही क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो जो माइटोटिक डिवीजन है वो कब स्टार्ट हो जाते हैं, एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। देखो एम्पूला में फर्टिलाइजेशन हुई, एम्पूला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है ये बन गया। ठीक है, तो जब जो जाइगोट है वो मूव करेगा थ्रू द isthmus ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो जो माइटोटिक डिवीजन है वो आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो सीरीज होती है रैपिड माइटोटिक डिवीजन की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोल देते हैं, उसको हम क्लीवेज बोल देते हैं। और क्या बनता है फिर क्लीवेज के द्वारा, 2, 4, 8, 16 सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये डॉटर सेल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो विद, मतलब वो एम्ब्रियो जिसमें 8 से लेकर के 16 ब्लास्टोमियर्स हैं, उसको क्या कहा जाता है, मोरूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोरूला है वो डिवाइड होता रहेगा, दैट कंटिन्यू टू डिवाइड, वो आपका डिवाइड होता रहेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, मोरूला कॉन्टिन्यूसली जो है डिवाइड होता रहेगा और किस में बदल जाएगा, इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। तो मोरूला आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट में बदल गया। जो ब्लास्टोमियर्स हैं इन द ब्लास्टोसिस्ट वो अरेंज्ड हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स कैसे अरेंज हो जाते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं इनटू एन आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। जो आपके ब्लास्टोमियर्स है ना, ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर है वो अरेंज हो जाते हैं एक आउटर लेयर में जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्लियर। जो आपके पास इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अटैच होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के साथ, नाम से ही पता लग रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, इनर सेल मास बोल देंगे। जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो आपके पास गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बोला कि ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट हुई टू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो उसमें भी कौन सी लेयर, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, वो अटैच हो जाएगी टू द एंडोमेट्रियम। और जो इनर सेल मास है या जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो आगे जाके क्या बना देगा, एम्ब्रियो, गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास इम्प्लांटेशन है वो क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट बिकम embedded in the endometrium of the uterus and it leads to the pregnancy, it leads to pregnancy। अब जितने भी हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ओवा के द्वारा, उनमें क्या होते हैं, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स। ठीक है, और मेल्स के केस में, मेल्स के केस में क्या बताया मैंने, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्लेसेंटा एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन, एक बार इम्प्लांटेशन हो गई तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं वो अपीयर हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिनको नाम से ही पता लग रहा है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोनिक विलाय बोलते हैं। क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाती हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिनको कॉरियोनिक विलाय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो फिटल पार्ट है ना, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, फिटल पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कॉरियोनिक विलाय, fetal part is contributed by chorionic villi and the maternal part is contributed by, maternal part is contributed by the, जो प्लेसेंटा होता है ना, अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो उसमें जो आपका फिटल पार्ट है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कॉरियोनिक विलाई, और जो आपके पास, जो आपका यहाँ पर मैटरनल पार्ट है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय डेसिडुआ बेसिलिस। ये वैसे इतना नहीं पूछा जाता है ना, बट स्टिल मैं आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रही थी यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दिया।
तो एक्चुअली जो प्लेसेंटा है ना, उसके ना दो सरफेस होते हैं, एक चार्ट बना लो। दो सरफेस होते हैं, एक होता है प्लेसेंटा का फिटल सरफेस ना, एक होता है फिटल सरफेस, एक होता है मैटरनल सरफेस। ठीक है, एक होता है फिटल सरफेस, एक होता है कौन सा, मैटरनल सरफेस। जो फिटल सरफेस है वो प्लेसेंटा का दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कॉरियोनिक विलाय, जो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, और जो आपका मैटरनल सरफेस है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर। फिर आपके पास आता है यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आती हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास कॉरियोनिक विलाय है ना, और जो आपका यूट्राइन टिश्यू है, ये दोनों कौन कौन, कॉरियोनिक विलाय और जो आपका क्या है, जो आपका यूट्राइन टिश्यू है, वो ज्वाइंटली जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। किसके बीच में, तो मतलब ये कनेक्शन बनता है, किसके बीच में बनता है कनेक्शन, जो डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रियो है और जो मैटरनल बॉडी है उसके बीच में क्या बनता है, कनेक्शन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, एक स्ट्रक्चर में देखिए एक कॉर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द अम्बलाइकल कॉर्ड। ठीक है, तो जो आपकी अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो अम्बलिकल कॉर्ड यहाँ पर होती है, उसके द्वारा जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो के साथ। ठीक है, और जो आपकी अम्बलाइकल कॉर्ड होती है ना, उसकी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पे आर्टरीज होती हैं इसकी, और क्या होती है, वेन होती है। ये जो आपकी अम्बलिकल कॉर्ड है, इसके केस में दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा ये इंपॉर्टेंट है, वो एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, थ्रू द अम्बलिकल कॉर्ड। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, टू आर्टरीज को और एक वेन को। फिर आपके पास आता है प्लेसेंटा के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, पहला आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, इट सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, इट सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ठीक है, फिर एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ CO2, और जो एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल्स होगा जो भी एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें रोल है। फिर एंडोक्राइन फंक्शन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ हॉर्मोन्स को, जैसे कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन दैट इज HCG। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन दैट इज HPL, देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। फिर आपके पास यहाँ पर आता है जो आपका HCG होता है दैट इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, इट्स रोल इन द इज इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब ये ना कॉर्पस ल्यूटियम को की मेंटेनेंस के लिए सहायता करता है जो HCG है। ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या सिक्रेट करता है, टू सिक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। फिर आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसको अगर हम इसकी बात करें ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की, एक चीज आपको ना ध्यान में रखनी है, अगर हम HCG की बात करें, ठीक है, अगर हम HCG की बात करें, HPL की बात करें और हम रिलैक्सिन की बात करें, तो ये एक ऐसी हॉर्मोन्स हैं जो कि वुमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, HPL के बारे में अगर हम मेन बात देखें तो क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इसका कैसा इफेक्ट है, मतलब एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। फिर आता है आपका रिलैक्सिन, फिर है आपका रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या करता है, ये पेल्विक लिगामेंट्स को, जो पेल्विस के जो लिगामेंट्स हैं उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है। इट इज बिलीव्ड टू सॉफ्टन द प्यूबिक सिम्फाइसिस।
मेन बात ये है, ये किसको रिलैक्स करती है, ये हार्मोन पेल्विक लिगामेंट्स को। फिर यहाँ पे ना ये एक चार्ट दे रखा है, जैसे आपके सिलेबस में पॉइंट है 3 जर्म लेयर्स जो होती हैं, है ना, आपके सिलेबस में जो पॉइंट है वो है 3 जर्म लेयर्स। तो आपको बताए कि जो 3 जर्म लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, ये चार्ट ये बताया गया है कि एम्ब्रियो में कौन सी लेयर से क्या बनता है। जैसे आपके पास अगर एक्टोडर्म के हम ओरिजिन की अगर हम बात करें कि जो एपिडर्मिस ऑफ स्किन है उसका ओरिजिन क्या है, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। एक्टोडर्म आपको पता है आउटर, आउटर वाली जो होगी, मीजोडर्म मिडल वाली, एंडोडर्म आपकी सबसे अंदर वाली, है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जहां से इम्पोर्टेंट है, जैसे ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन वाला ये देख लेना, है ना, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये सारे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, है ना, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्टोडर्मल है। नर्वस सिस्टम भी पूछा जाता है, ये भी एक्टोडर्मल है। इसके अलावा आपको याद रहेगी जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, है ना, पीनियल ग्लैंड हो गई, एड्रेनल मेडुला हो गया, या फिर ये सारी ग्लैंड्स जैसे कि हमारा मेमोरी ग्लैंड हो गया, ये क्या है हमारे एक्टोडर्मल। अब जो जो सिस्टम सिस्टम आएंगे, जैसे एक तो आप ये याद कर लेंगे नोटोकॉर्ड, और बाकी सारे सिस्टम्स हैं जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी। अब एक बात ध्यान देना कि जो एड्रिनल जो मेडुला है वो एक्टोडर्मल है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्मल। फिर एंडोडर्म से एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया जैसे आपका, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लीवर और पेनक्रियाज, ये भी एंडोडर्मल है इन ऑरिजिन, है ना, लीवर पेनक्रियाज। इसके अलावा अगर हम थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस की बात करें तो ये भी जो है क्या है, एंडोडर्मल है। तो एक बार इस चार्ट को देख लेना। फिर आपके पास आता है दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लास 12 की एनसीईआरटी में जितना दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं आपके, राइट। तो एक बार इसको हम देख लेंगे, जो मेन मेन जो पूछ जाते हैं क्वेश्चन मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपके पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो है वो कब बन जाते हैं, है ना। तो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, जैसे ही मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 3 महीने पूरे हो जाते हैं। अब अगर हम देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट साइन है ना ग्रोइंग फिटस का, जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फिटस का वो क्या होता है, वो आपके पास देखने को मिलता है नोटिस्ड बाय द एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, क्योंकि वहां पे हार्ट बन जाता है, हार्ट बन जाता है, ठीक है। फिर आफ्टर 2 मंथ्स लिम्स डिजिट्स दे आर फॉर्म्ड। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मंथ्स वाला पूछा जाता है, इसमें सिर्फ वही इंक्लूड किया जो क्लास 12 एनसीईआरटी में है ना। आफ्टर 5 मंथ्स मूवमेंट ऑफ द फिटस, हेयर ऑन द हेड, है ना, आफ्टर 5 मंथ्स। फिर आफ्टर द आफ्टर द 6 मंथ्स जो बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय द फाइन हेयर्स आई लीड्स, है ना, 9 मंथ्स पे रेडी फॉर, आफ्टर 9 मंथ्स रेडी फॉर डिलीवरी। तो इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये हार्ट वाला एक बार ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, है ना, ये वाला देख लेना, मोस्ट ऑफ ऑर्गन वाला और हेयर वाला, है ना, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास आता है पार्चुरेशन के बारे में। आपका पार्चुरेशन क्या होता है, सबसे पहले गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, वो आप जानते हो कि वो कितने मंथ का होता है, वो होता है हमारा 9 मंथ्स का लगभग। इसको गेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी वेरियस कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं यूट्रस की एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तो उससे क्या होता है, एक्सपल्सन या फिर डिलीवरी ऑफ द फिटस देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम पार्चुरेशन बोल देते हैं। जो प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ फिटस या फिर चाइल्ड बर्थ का, उसको पार्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जो पार्चुरेशन है दैट इज इनिशिएटेड बाय द, मतलब कौन उसको इंड्यूस करवाता है, तो इसमें है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसमें किसका रोल होता है,
कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का रोल रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, तो ये होता है फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus and the placenta. So originate from the fully developed fetus and the placenta. फिर आपके पास आता है जो सिग्नल्स हैं वो इंड्यूस करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, और इसी को फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये क्या करवाता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अच्छा, कहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, तो ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर क्या रोल है इसका, ये एक्ट करता है यूट्राइन मसल के ऊपर, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। तो जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो क्या होगा, फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये होता है, एक होता है यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि यहाँ पर क्या होता है, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन continues रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी उतना ही आसानी से जो बेबी है वो बाहर आएगा। सो दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन, तभी जो बेबी है वो बाहर आ पाएगा आउट ऑफ द यूट्रस, किसके थ्रू, थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पार्चुरेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड, आपको पता है कि प्लेसेंटा भी क्या होता है, फिर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है आउट ऑफ द यूट्रस। फिर आपके पास जो है वो क्या आता है हमारा, दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है कि जो मेमरी ग्लैंड्स है ना फीमेल की, वो क्या करती हैं, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, उनमें डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, और इसी को लैक्टेशन कहा जाता है। जो आपके पास एक टर्म आती है दैट इज द कोलोस्ट्रम, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और जो फर्स्ट जो मिल्क है उसको भी कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये क्या कंटेन करता है, ये बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये कंटेन करता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए को, यानी कि कौन सी वाली को, आईजीए को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एंटीबॉडी आईजीए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसेंशियल होता है टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो उनके अंदर ना बीमारियों से बचने का एक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाता है इससे, इस मिल्क से, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, वो आपको इम्पॉर्टेंट है कि वो रिकमेंड किया जाता है बाय द डॉक्टर्स, है ना, फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी, राइट। तो इस तरीके से हमने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया है।